हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं आज +2 का जो कल हमने पार्ट अपलोड किया था सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, और चैप्टर का नाम था द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आज उसी चैप्टर का हम पार्ट 2 लेके आए हैं, और इस पार्ट के अंदर हम जो बाकी पोर्शन आपका जो इस चैप्टर का वो आज कवर करेंगे। और इसके अंदर जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं फर्स्ट आज की वीडियो का, वो है माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये टॉपिक बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चॉइस होती है, जो आपको एग्ज़ाम के अंदर जो एग्जामिनर है वो पूछता है, माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इस थ्योरी के बारे में अब हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि ये थ्योरी क्या है, इसने पॉपुलेशन के बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माल्थस कौन है। इनका पूरा नाम है सर रॉबर्ट थॉमस माल्थस, ये इनका पूरा नाम है। और इनका जो जन्म है वो यूके के अंदर हुआ, और इनकी जो बुक है, इनका बर्थ बेसिकली 1766 के अंदर हुआ है। ये चीज़ें आप लिख के इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ताकि आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से इंट्रो दे सकें। अब इसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी, और इनकी बुक लिखी गई 1798 में, और इनकी बुक का नाम है एन एसे ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये इनकी बड़ी ही फेमस बुक है जो इन्होंने 1798 के अंदर लिखी थी। और इस बुक के अंदर इन्होंने पॉपुलेशन की जो थ्योरी है उसके बारे में लिखा है कि पॉपुलेशन है जो वो किस तरीके से इंक्रीज होती है और किसकी वजह से पॉवर्टी होती है। देखो, इस जो थ्योरी है जो इसकी मेन, इनकी थ्योरी के अंदर उन्होंने मेन बताया है कि जो आपके देश के अंदर गरीबी है, पॉवर्टी है, उसका मेन रीजन क्या है। अब उन्होंने ये बताया कि किसी भी देश के अंदर जो पॉवर्टी है उसका मेन रीजन ये होता है कि आपकी कंट्री के अंदर जो फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन का मतलब जो आपके खाने पीने के अनाज हैं, इनकी प्रोडक्शन इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से आपकी कंट्री के अंदर आपके देश की पॉपुलेशन बढ़ती है। तो उनका मानना है कि जो पॉपुलेशन के अंदर जो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, और जो फूड ग्रेन बढ़ रहे हैं, उनमें से जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ती है और फूड ग्रेन आपके कम बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन है वो लैग बिहाइंड रह जाते हैं, और इसी की वजह से जो पॉवर्टी है वो किसी कंट्री में प्रोड्यूस होती है, खास करके डेवलपिंग कंट्री के अंदर। अब इन्होंने दो टेक्निकल टर्म्स बताई हैं, एक टर्म है आपकी एपी और एक टर्म है आपकी जीपी। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि आपने 10th क्लास के अंदर मैथ के अंदर ये टर्म पढ़ी होगी, आपको एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके एलिमेंट्स हैं किसी सीरीज के अंदर, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सेम रेट से इंक्रीज होते हैं। जैसे 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो ये दो दो के गैप से बढ़ रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट रेट से आ रहा है। इसको हम बोलते हैं एपी। और जो माल्थस है वो एपी को बोलता है फूड ग्रेन, कि जो आपकी कंट्री के अंदर जो फूड ग्रेन है उनकी प्रोडक्शन एपी के हिसाब से इंक्रीज होती है। और दूसरा वर्ड उन्होंने यूज किया जीपी, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे 2 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32, इसका डबल 64। मतलब कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो डबल होती जा रही है। अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करके देखोगे 2 2 4 4, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका फूड ग्रेन है वो 6 यूनिट है, जबकि पॉपुलेशन 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 10, 32। और ये लगातार जो गैप है ना, आप यहाँ से चेक करके देखोगे तो इसका जो गैप है वो लगातार क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो पॉपुलेशन है जो आपकी बहुत फास्टली ग्रो कर रही है, जबकि आपके फूड ग्रेन उतनी तेजी से ग्रो नहीं करते, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक जो गैप आता है, उसकी वजह से ही जो कंट्री है वो अपनी पॉवर्टी के अंदर चली जाती है, गरीबी के अंदर चली जाती है। और वहाँ की जो जनसंख्या है उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से ही जो देश है वो बैकवर्ड रह जाते हैं। और जीपी को उन्होंने डोनेट किया पॉपुलेशन के साथ।
पॉपुलेशन का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो जीपी के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, और जो आपके फूड ग्रेन्स हैं वो एपी के हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं, और इसी की वजह से जो कंट्रीज हैं उनके अंदर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगरनेस, ऐसी प्रॉब्लम्स है जो वो आती हैं। तो इनके ये दो वर्ड आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एपी और एक वर्ड आपके लिए जीपी। एपी याद रखना है कि ये फूड ग्रेन के लिए है, और जो जीपी है वो आपका पॉपुलेशन के लिए है। तो माल्थस का ये मानना है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा फास्टली ग्रो करती है, जबकि आपके फूड ग्रेन जो पैरेलल चलते हैं वो इतना तेज़ी से ग्रो नहीं करते, जिसकी वजह से जो कंट्री है वो डिफरेंट टाइप ऑफ की जो माइक्रो प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स के अंदर वो आती हैं। तो उसके बाद इस चीज़ का उन्होंने सोल्यूशन भी बताया कि अगर आप इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहते हो, तो सोल्यूशन उन्होंने सिर्फ एक ही बताया कि सोल्यूशन यही है कि आप अपनी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कीजिए। अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाएंगे तो आपकी इस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करें? उन्होंने इसके दो हमारे को मेथड्स बताए, जिसको हम बोलते हैं चेक्स। चेक्स का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है। तो उन्होंने दो तरह के कंट्रोल हमें बताए हैं। एक कंट्रोल को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव चेक्स, प्रिवेंटिव चेक्स, और दूसरे उन्होंने हमारे को बताए हैं पॉजिटिव चेक्स, पॉजिटिव चेक्स। इसको कई बार हम नेचुरल भी लिख सकते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि जो हम अपने लेवल पर खुद कर सकते हैं एज ए ह्यूमन। अब कौन से देखो कर सकते हैं। सबसे पहले आप, एक कंसेप्ट आपके पास है कि आप मैरिज है जो वो लेट एज में करवाएं। जैसे अब सपोज करो किसी अडल्ट की मैरिज 19 ईयर की एज में होगी, या 20 में होगी, या 18 में होगी। अगर ये इसकी बजाय 27 या 28 साल की एज में जाके मैरिज करेगा, तो इसके बीच में एक 8 साल का गैप आएगा। अब इस 8 साल के गैप के अंदर वो एक या दो बच्चे तो पैदा कर ही लेगा। लेकिन अगर इसी की मैरिज 19 की जगह पे 27-28 साल की एज में होगी, तो ये जो 8 साल के अंदर दो बच्चे पैदा हुए हैं, इनकी जो इफेक्ट है वो लेट आएगा। तो ये जो बच्चे हमने 8 साल के बीच में ये पैदा कर लिए, अगर यही बच्चे लेट पैदा होंगे तो इनकी भी आगे मैरिज लेट होगी। तो इससे पॉपुलेशन है जो वो कंट्रोल की जा सकती है। तो लेट मैरिज करना ही सबसे पहला सोल्यूशन बताया उसने, अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हो। और ये आपका कौन सा चेक है? प्रिवेंटिव चेक है। दूसरा जो हमें उसने मेथड बताया है, उस मेथड के अंदर आपके पास आता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब कि आप जैसे स्लोगन सुनते हो, हम दो हमारे दो। तो ये एक फैमिली प्लानिंग होता है कि अगर ह्यूमन खुद अपने लेवल पर चाहे तो अपनी फैमिली को सही ढंग से प्लान कर सकता है, कि उसको जितना लगता है कि मेरी परिवार के अंदर एक बच्चा मेरे को इनफ है या दो इनफ है, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो बच्चे ही हमें रखने चाहिए। इससे ज़्यादा आप बच्चे प्रोड्यूस मत करो। तो ये आपका फैमिली प्लानिंग का एक पार्ट हो सकता है। इसके अलावा एक प्रोसेस होती है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है नसबंदी, जिसके अंदर आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद आपकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है, तो आप रिप्रोडक्शन करने के एबल नहीं रहते। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइम पर जो स्टरलाइजेशन है वो की है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, तो उस समय ऑलमोस्ट 82 लाख पीपल की स्टरलाइजेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। इसके अलावा एक आपके पास मेथड है सेलिबेसी। अब ये आपके लिए नया वर्ड है, सेलिबेसी। अब सेलिबेसी का मतलब होता है कि आप अविवाहित जीवन गुजारें, आप मैरिज ही ना करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सन्यासी जीवन जीना चाहते हैं, जो लाइफ के अंदर मैरिज नहीं करना चाहते, अनमैरिड रहना चाहते हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसी विचारधारा को भी फॉलो करते हैं, तो उससे भी आपकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो सकती है। हालांकि ये काफ़ी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट वर्क है। अगर हम अपने एक फैमिली प्लानिंग के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाते हैं जो किसी न किसी रिलीजन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे भारत के अंदर कुछ लोग आरएसएस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब होता है कि आप जो
प्रेगनेंसी होती है फीमेल की, उसको कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैरिज होगी तो मैरिज के बाद आप सपोज करो कि अर्ली मैरिज भी हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि आप प्रेगनेंसी को लंबे टाइम तक अवॉइड करें, 2 साल 3 साल या 4 साल, जितना ज़्यादा आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, जिसको हम गर्भ निरोधक भी बोलते हैं। तो ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जिसके साथ आप जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो जिससे आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। तो ये कुछ आपके लिए वर्ड हैं। सेलिबेसी दूसरा वर्ड आपके लिए है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये सारी टर्म्स हैं जो इनको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रिवेंटिव चेक। और ये जो सारे हमारे पास टूल्स हैं या जो मेथड्स हैं, ये हम खुद अपने लेवल पर कर सकते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब बचाव होता है कि आप खुद इन चीज़ों के साथ अपनी पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक सकते हो, बचाव कर सकते हो। अब दूसरा आता है हमारे पास पॉजिटिव चेक्स। अब पॉजिटिव चेक्स के अंदर बेसिकली नेचर के साथ जुड़े हुए सारे पॉइंट्स आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक आपका पॉइंट आ जाता है वॉर। जब किसी देश के अंदर जंग लगती है तो उसमें हजारों लोग मर जाते हैं, तो जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा आप इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हो अर्थक्वेक। किसी जगह पे अर्थक्वेक आएगा, कोई भूचाल आता है, तो उसके साथ भी आपकी भूकंप के साथ जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो सकती है, कुछ लोग उसमें मर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक सुनामी, आपने वर्ड सुना होगा, सुनामी में भी बहुत सारी मौत है जो लोगों की हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक मेथड हैं जो हमें सजेस्ट किए हैं सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। और इन्होंने बोला कि आप पॉजिटिव चेक्स के ज़रिए और प्रिवेंटिव चेक्स दोनों के ज़रिए आप अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हो। उन्होंने देखो पहले तो प्रॉब्लम का रीज़न बताया कि प्रॉब्लम आती क्यों है, फिर उसने उनके साथ क्या बताया, आपका सॉल्यूशन भी बताया कि आप इन दोनों तरीकों से जो आपके देश के अंदर पॉवर्टी है, जो हंगरनेस है, उसको आप ठीक कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर डिस्कशन नहीं किया गया, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। माल्थस ने एक बात और भी बोली है कि अगर आप अपने देश के अंदर जो बेरोजगारी है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर लिखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये कहता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए। जितना आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करोगे, आपके देश के अंदर बेरोजगारी उतनी ही कम होगी। तो उन्होंने ये भी बोला है, क्योंकि इन्होंने बोला कि जैसे आपकी पॉपुलेशन कम होगी तो पॉपुलेशन कम होने से जो लेबर है उसकी सप्लाई कम हो जाती है। अगर लेबर की सप्लाई कम होगी तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो पॉपुलेशन के लोगों को काम नहीं मिलेगा। इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर आप पॉपुलेशन को रिड्यूस करते हैं तो इससे आपको जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिलने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं। तो पॉपुलेशन कम करना एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के इक्वल होता है। तो ये बात भी उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर, इस बुक के अंदर लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो आपकी बुक है, इस बुक के अंदर उसने इस बात को भी डिफाइन किया है। अब ये थ्योरी तो हमने पढ़ ली कि माल्थस ने क्या क्या पॉपुलेशन के बारे में बताया। अब कुछ जो आपके फिलोसफर हैं, जो आपके सोशोलॉजिस्ट हैं, जो क्रिटिसिज्म है करते हैं, तो उन्होंने माल्थस की थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज का मतलब कि इस थ्योरी के अंदर उन्होंने कुछ कमियां बताई हैं कि जो बात माल्थस ने बोली है उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो उन्होंने ये बताया कि जो माल्थस है वो ये कहता है कि जो पॉवर्टी का मेन कारण है वो आपका पॉपुलेशन है। लेकिन जो क्रिटिसाइजर हैं, जो आलोचक हैं, वो ये बात बोलते हैं कि पॉपुलेशन सिर्फ एकमात्र रीजन नहीं है पॉवर्टी का। पॉवर्टी के आपके पास मल्टीपल रीजंस हैं। किसी एक कारण से देश के अंदर गरीबी नहीं होती। जबकि माल्थस सिर्फ किस चीज को मानता है, माल्थस मानता है कि जो पॉपुलेशन है वही एकमात्र आपकी गरीबी का कारण है। जबकि आप देखोगे तो गरीबी का कोई एक रीजन ना हो के लिटरेसी रेट भी एक रीजन हो सकता है, और रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से ना होना, रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस होना, कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, ये भी पॉवर्टी का रीजन हो सकती है। तो माल्थस सिर्फ पॉपुलेशन को ही रीजन मानता है, जबकि पॉवर्टी का कोई एक रीजन ना होकर मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अब दूसरा रीजन ये बताया उन्होंने क्रिटिसिज्म का कि जो एग्रीकल्चर है, जिसमें माल्थस बोलता है कि उसको एपी के हिसाब से इंक्रीज होती है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है, जबकि पॉपुलेशन जीपी के हिसाब से इंक्रीज होती है, तो जिसके बीच में गैप आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी की,
तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के साथ मैच कर सकते हो। अब जैसे भारत के अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती थी, तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। ग्रीन रेवोल्यूशन आने से हमें पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे देश के अंदर जितनी फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी की है। जबकि माल्थस है जो, वो कहता था कि जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी की साइंस और टेक्नोलॉजी जिसके अंदर HYV सीड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड इनका इस्तेमाल करके आप पॉपुलेशन के हिसाब से अपने देश के अंदर फूड ग्रेन इंक्रीज कर सकते हो। बहुत सारे देशों ने किया है। भारत के अंदर अगर आप मैं को आपको एग्जांपल दूं, 1947 के अंदर जो आपका फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो लगभग 660 केजी था। सिर्फ 660 केजी वीट की प्रोडक्शन थी। लेकिन अगर आप यही डाटा आप चेक करके देखोगे 1975 के आसपास, तो ये लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ। 3 क्या 4 टाइम इंक्रीज हुआ। किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। अगर आपकी पॉपुलेशन फास्टली ग्रो कर रही है तो आप उस हिसाब से फूड ग्रेन भी ग्रो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां पर जाके इसकी जो थ्योरी है उसको फेल्ड माना गया। तो हम इसका पॉइंट लिख सकते हैं, एडवांसमेंट इन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो कि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आ जाए तो आप फूड ग्रेन को भी पॉपुलेशन के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इस पॉइंट को ऐसे कॉपी के अंदर लिख सकते हो। और दूसरा रीजन आपको मैंने बताया कि पॉवर्टी इफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर, कि जो पॉवर्टी है वो सिर्फ किसी एक चीज की वजह से नहीं इंक्रीज या डिक्रीज होती, ये मल्टीपल फैक्टर से इफेक्टेड होती है। मतलब कि पॉवर्टी के पीछे एक कारण ना होके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तीसरी एक कमी ये होती है कि जो माल्थस की थ्योरी है वो लिमिटेड है सिर्फ यूरोपियन कंट्रियों तक। माल्थस ने जितनी भी स्टडी की है, जो उसका एक्सपीरियंस है या उसके पास जो फैक्ट या डेटा है, वो सिर्फ उसने डाटा या फैक्ट सिर्फ यूरोपियन कंट्री से ही लिए हैं। उन्होंने एशिया, अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट की स्टडी ही नहीं की कि इन देशों में पॉपुलेशन ग्रोथ और जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसका रेशियो क्या है। तो इसकी सारी की सारी स्टडी है जो वो यूरोपियन कंट्री तक ही लिमिटेड है। तो इसलिए हम इस थ्योरी को यूरोप के कंसेप्ट में तो सही मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इस थ्योरी को एशिया या अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में इंप्लीमेंट करोगे तो शायद हो सकता है कि ये थ्योरी वहां पर सक्सेसफुल ना हो। तो ये माल्थस की थ्योरी की तीन बड़ी कमी है कि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ जाए तो आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। और पॉवर्टी का सिर्फ एक रीजन नहीं है, उसके मल्टीपल रीजन है। और तीसरा, इसकी थ्योरी सिर्फ यूरोप तक ही लिमिटेड है। तो ये आज का आपका पहला टॉपिक था, माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मैक्सिमम इसके ऊपर कंसंट्रेट करोगे और आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए। ये आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा ही आएगा। चलिए इसके बाद एक टर्म हम पढ़ते हैं, सेंसस। अब देखो सेंसस क्या होता है। सेंसस को हम हिंदी के अंदर या आपकी पंजाबी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं जनगणना। जन का मतलब जनता, पॉपुलेशन, और गणना का मतलब उसको काउंट करना, और इस टर्म का नाम है सेंसस। अब देखो जो सेंसस होता है ये किसी भी कंट्री के अंदर अलग अलग वे से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। अब सेंसस है जो हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर ब्रिटिश पीरियड के टाइम में सबसे पहले जो हमारी पॉपुलेशन है उसको काउंट किया गया था ब्रिटिश पीरियड के अंदर। ब्रिटिश पीरियड के अंदर ये सबसे पहले बार काउंट हुआ 1872 के अंदर। लेकिन अगर आप कुछ अदर बुक्स पढ़ के देखोगे तो उसके अंदर 1881 भी लिखा हुआ है। अब इसका मैं रीजन बताता हूँ कि 1872 और 1881 का क्या मैटर है, अलग अलग डेटा कैसे हैं। 1872 वाली है जो, इसको हम मानते हैं कि ये अनऑफिशियल था। अनऑफिशियल का मतलब था कि जब भारत के अंदर पहली बार 1872 के अंदर पॉपुलेशन काउंट की गई तो आपको पता है कि उस समय भारत के अंदर कुछ प्रिंसली स्टेट्स होती थी, राजे महाराजों के इलाके होते थे, तो उनकी पॉपुलेशन को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इसलिए इसको माना जाता है कि ये सिर्फ उन एरिया की पॉपुलेशन काउंट की गई थी जहां पर ब्रिटिश का रूल था।
प्रिंसली स्टेट्स को इसके अंदर राज्यों के एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको काउंट नहीं किया गया था, इसलिए इसको अनऑफिशियल मानते हैं। लेकिन हाँ, फैक्ट यही है कि भारत के अंदर पहली बार जो पॉपुलेशन काउंट हुई है वो 1872 के अंदर ही हुई है। 1871 है, इसको हम मानते हैं ऑफिशियल, क्योंकि इसके अंदर आपकी स्टेट्स की पॉपुलेशन भी काउंट हुई थी और इसके अलावा आपके जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनकी पॉपुलेशन भी काउंट हुई थी। तो ऑफिशियल अगर देखा जाए तो ऑफिशियल 1881, अगर अनऑफिशियल देखा जाए तो वो 1872 है। अब आपको ये चीज भी पता है कि आपके कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है वो हर 10 साल के बाद ही कैलकुलेट होती है, जैसे 1881, फिर 1891, 1901, सो ऑन चलते चलते अब लास्ट जो हमारी 2021 में होनी थी, लेकिन उसका जो कोविड की वजह से वो डेटा है जो हमारे पास अभी तक डिलेड है, नहीं पहुंचा। तो हर 10 साल के बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो काउंट होती है। और जो ये सेंसस वर्ड है इसको इंडिया की गवर्नमेंट ने 1848 के अंदर एक एक्ट पास किया था, सेंसस एक्ट, 1948 सॉरी, सेंसस एक्ट। सेंसस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि हर 10 साल के बाद जो भारत की पॉपुलेशन है वो काउंट करना जरूरी है। और आज़ादी के बाद जो हमारी पहली पॉपुलेशन काउंट हुई वो 1951 में हुई। अब ये पॉपुलेशन काउंट करने का जो काम है ये करता कौन है? तो ये काम करता है इंडिया का MHA। अब MHA क्या चीज़ है? इसका पूरा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर आपको मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊं तो ये जो भारत का गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्टर होता है, ये उसके डिपार्टमेंट के द्वारा ये काम किया जाता है और इसको बोलते हैं हम MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये आपको MCQ के अंदर पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर सेंसस का काम कौन सा डिपार्टमेंट करता है, तो आप उसको लिखोगे MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा ये काम आपका किया जाता है। गृह मंत्री हमारे, जैसे आज की डेट के अंदर अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं, तो ये उनके डिपार्टमेंट के द्वारा ये काम किया जाता है। और ये सारा काम जो किया जाता है उसके लिए एक ऑफिसर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसकी अपॉइंटमेंट होती है मिनिस्ट्री द्वारा, और उसको हम बोलते हैं RG। RG का मतलब होता है रजिस्ट्रार जनरल। इस व्यक्ति के द्वारा ये सारा काम है जो वो इसकी निगरानी में किया जाता है और इस व्यक्ति की जो सिलेक्शन है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा ही की जाती है। और भारत के अंदर ये जो रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई थी। उसके बाद इसी को आपने एक वर्ड सुना होगा कि डेथ रेट और बर्थ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट। तो पहले ये काउंट नहीं होता था भारत के अंदर कि कितना डेथ रेट और कितना बर्थ रेट है। इसकी शुरुआत सबसे पहले इसी डिपार्टमेंट के द्वारा 1969 में हुई। 1969 से पहले कोई भी व्यक्ति की अगर डेथ हुई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता था कि वो व्यक्ति कब मरा है, किस डेट को मरा है। और किसी व्यक्ति का अगर बर्थ भी हुआ है तो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट भारत के अंदर इशू नहीं होते थे। तो अब किस व्यक्ति का हुआ, डेथ किसकी हुई, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं ये इंडिया के अंदर बनने स्टार्ट हुए हैं 1969 से। 1969 से पहले जितने भी बर्थ हुए हैं तो उनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट्स जो नहीं थे, ये काम स्टार्ट किया 1869 में। और जो ये डेथ रेट और बर्थ रेट का जो डेटा है ये भी आपका यही व्यक्ति कलेक्ट करता है, RG, रजिस्ट्रार जनरल। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपके सेंसस के साथ रिलेटेड है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कई बार MCQ के अंदर एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम एक टर्म पढ़ते हैं यहाँ पर, लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी क्या होता है देखो, इंडिया के अंदर कोई भी बच्चा या कोई भी बुजुर्ग या कोई नौजवान जिसकी एज 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, इसे इसके अंदर 7 साल से कम वाले बच्चे इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ 7 वाले या 7 से ज़्यादा वाले। और इन बच्चों को अगर कोई भी इंडिया की एक लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो तमिल है, चाहे संस्कृत है, चाहे वो इंग्लिश है, कोई भी एक भाषा, तमिल है, कन्नड़ है, बोडो है, कुछ भी है, अगर वो एक लैंग्वेज को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, यानी कि वो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं किसी भी एक लैंग्वेज को, तो उस व्यक्ति को भारत के अंदर बोलते हैं लिटरेट, जिसको हम हिंदी के अंदर लिखते हैं साक्षर।
तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि वो बच्चा 10th पास है, 8th पास है, या +2 पास है, या ग्रेजुएशन कर रखी है, या पोस्ट ग्रेजुएशन करते, मैटर ही नहीं करता। सपोज करो कि एक बच्चा 2nd क्लास में पास आउट होने के बाद उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, तो 2nd क्लास के बच्चे को भी अगर एक लैंग्वेज पढ़नी और लिखनी आती है तो वो अपने आप को कह सकता है कि आई एम लिटरेट, नॉट एजुकेटेड बट ही इज लिटरेट। तो इंडिया का अगर लिटरेसी रेट देखोगे तो लास्ट हमारे पास 2011 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 74.06% हमारा लिटरेसी रेट है। अब इस लिटरेसी रेट के अंदर दिक्कत क्या है कि जो आपकी कंट्री के अंदर मेल हैं, अगर उनकी परसेंटेज निकालें तो ऑलमोस्ट ये 82% है। और अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो लिटरेसी रेट है 65% है। पॉइंट कुछ दे रखा आगे बुक के अंदर, देख लेना आप। तो मेल और फीमेल की अगर आप दोनों का एक बार ये चीज़ चेक करके देखोगे तो आपको इसके अंदर जेंडर बाइस नज़र आएगा कि आपकी जो फीमेल है वो 65% है जबकि मेल 82 है। तो एवरेज कितना है? टोटल 74.06 है, जो कि हमारे पास 2011 का सेंसस है। अगर हम स्टेट का कंपैरिजन करें तो स्टेट के हिसाब से इस समय हमारी जो केरल स्टेट है वो सबसे ज़्यादा लिटरेट है। ऑलमोस्ट 94% यहाँ के लोग हैं जो वो लिटरेट है, नॉट एजुकेटेड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एजुकेटेड नहीं, लिटरेट। और अगर सबसे कम की बात करें तो आपके पास स्टेट है बिहार है, जो कम पढ़ी लिखी है। तो रैंक के हिसाब से फर्स्ट नंबर पर केरल है और सबसे लास्ट में आपका बिहार है। तो ये आपका टॉपिक था लिटरेसी रेट। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए या अलग अलग जो उसके फैक्ट्स हैं उनके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इसके अंदर सरकार ने अभी तक एक तो 1952 की पॉलिसी बनाई है पॉपुलेशन के लिए, एक 1976 के अंदर बनाई है। हम दो ही पढ़ेंगे और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट आपके पॉइंट सेम रहेंगे, आप एग्जाम के अंदर इजीली इसको लिख सकते हैं। अब 1952 की जो पॉलिसी है और जो 1976 की पॉलिसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। और इस पॉलिसी के अंदर आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपको हर पॉलिसी के अंदर कॉमन मिलेंगे, चाहे आपकी वो किसी भी ईयर की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, चाहे वो 2003 की है। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले कोई भी देश की सरकार क्या चाहेगी कि आपका जो बर्थ रेट है वो कंट्रोल करना ही मेन आपका मोटिव होगा पॉपुलेशन पॉलिसी का। दूसरा, आप ये भी चाहोगे कि आपकी कंट्री के अंदर जो डेथ रेट है वो कम होना चाहिए। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको बर्थ रेट कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर डेथ ज़्यादा हो रही है तब भी ये चीज़ देश के लिए गलत है, क्योंकि अगर ज़्यादा मौत होंगी तो उससे देश को नुकसान होता है, क्योंकि इसका मतलब कि आपके देश के अंदर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है या आप डिसीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब तीसरा क्या होता है कि इसके अंदर आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जिसके बारे में मैंने कल की वीडियो के अंदर बात की थी, इस जिसके अंदर 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, इसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। इसके अंदर आप एक पॉइंट सेम लिख सकते हो कि आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना चाहोगे। मैटरनल के अंदर मदर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ बर्थ, तो ये चीज़ को कंट्रोल करना। इसके अलावा आप इसके अंदर और पॉइंट लिखना चाहो तो बॉडी मास जो इंडेक्स है इसको मेंटेन करना भी हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी का ही पार्ट है। लोगों की हेल्थ आएगी इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर आप लिख सकते हो कंट्री का जो लिटरेसी रेट है इसको इम्प्रूव करना। तो ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट है जो आप 52 और 76 दोनों में से कोई भी पॉलिसी आ जाए तो आप उसके अंदर बड़ा इजीली इस टॉपिक को हैंडल कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास 1976 वाली आए तो उसमें आप एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, वो आपका है स्टरलाइजेशन, नसबंदी। और आपको पता है कि 1976 के अंदर जब भारत के अंदर नसबंदी की गई थी तो ऑलमोस्ट 82 लाख जो पीपल हैं, या आप इसको लिख सकते हो 8.2 मिलियन जो पीपल हैं उनकी नसबंदी इस एमरजेंसी पीरियड के दौरान की गई थी। तो ये आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। इसके बाद मैं आपको चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप इसके साथ अपना चैप्टर जो आज कंप्लीट कर लोगे। और आपका आज का लास्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज से दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज तक जाते हैं, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। अब ये ट्रांजिशन पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे होता है,
इसके अंदर आपके पास 3 टाइप के स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज नंबर 2 और आपका स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर जो आपका 1 है, इसके अंदर आप लिखोगे, पहले आती है आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कंट्रीज वो होते हैं जिनके अंदर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी लो है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपको सिर्फ मेन 2 बेसिक पॉइंट याद रखने हैं कि इन कंट्रियों के अंदर जो आपका बर्थ रेट है वो हाई होता है। अब बर्थ रेट हाई होने का कारण क्या है कि वहाँ पे लोग इलिटरेट हो सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, पॉवर्टी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से बर्थ रेट क्या होता है, ज़्यादा। और इसके अंदर आपका डेथ रेट भी हाई होता है, मरने वालों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। अगर आप इसका रीज़न लिखना चाहो तो लैक ऑफ दी मेडिकल फैसिलिटीज़, और इसका रीज़न लिख सकते हो कि आपके वहाँ पर लोग इलिटरेट हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से बर्थ रेट ज़्यादा है। स्टेज नंबर 2, इसके अंदर आपकी आती है डेवलपिंग कंट्रीज। अब जो डेवलपिंग कंट्री है इसके अंदर भी आपका बर्थ रेट हाई होता है, जैसे इंडिया है। बर्थ रेट हाई होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो ज़्यादा करके जो समाज होते हैं वो आपके पैट्रियार्ची होते हैं। अब पैट्रियार्ची का मतलब होता है जिसके अंदर परिवार के डिसीजन है जो वो मेल लेता है, और इसी की वजह से जो मेल ही डिसाइड करता है कि फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स होंगे या कितने बच्चों को जन्म देना है। लेकिन यहाँ पर जो आपका डेथ रेट है वो थोड़ा कम होता है, और इसका कारण ये कि धीरे धीरे ये कंट्री डेवलपिंग स्टेज पर आ गई है, तो वहाँ पर कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह आपको मिल गई हैं, तो इसकी वजह से आपका जो डेथ रेट है वो कम हो गया। आखिरी स्टेज आपकी डेवलप्ड कंट्रीज। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, जैसे आपकी यूएसए होगी, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इस कंट्री के लोगों का जो बर्थ रेट है वो काफ़ी लो होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों के अंदर अवेयरनेस है। अवेयरनेस कब आती है, जब आप अच्छे क्वालिफाइड होते हो, पढ़े लिखे होते हो। अवेयरनेस की वजह से यहाँ पर बर्थ रेट कम है, और यहाँ पर आपका डेथ रेट तो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर रह रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने इनके देश के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही एडवांस काम किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली मेडिसिन के ऊपर रिसर्च हो रही है, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है, पोल्यूशन लेवल वहाँ पर कम होगा, तो जिसकी वजह से डेथ रेट भी कम है। तो आप 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहले के अंदर दोनों चीज़ आपकी हाई है, दूसरे के अंदर हाई एंड लो हैं, और तीसरे के अंदर आपके दोनों ही लो हैं। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अच्छा, एक चीज़ आपको एमसीक्यू और बताता हूँ कि भारत के अंदर आपको एक ईयर पूछा जाता है, ईयर ऑफ डिविडेंड। ईयर ऑफ डिविडेंड, ठीक है, ये इसको ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं। तो आपको एमसीक्यू आएगा कि भारत के अंदर कौन सा ईयर या कौन सा सेंसस है जिसको ईयर ऑफ डिविडेंड बोलते हैं, तो इसका आंसर आपके पास है 1921। क्योंकि 1921 के बाद जो हमारी पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है, कभी भी डिक्रीज नहीं हुई, और इसलिए इसको हम कई बार एग्जाम के अंदर देखोगे आपको वहाँ पे लिखा जाता है सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। तो आपको सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन भी लिखा जा सकता है वहाँ पर, ट्रांजिशन पीरियड भी लिखा जा सकता है, और ईयर ऑफ डिविडेंड भी लिखा जा सकता है, डिविडेंड। और इसका आंसर आप लिख के आओगे 1921। तो यहाँ से मैं आपका जो चैप्टर है इसको क्लोजिंग कर रहा हूँ। इसके बाद जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर है जो वो उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। आप इन दोनों चैप्टर्स, दोनों वीडियोस को ध्यान से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखिए, नोट्स बनाइए। तो इससे बाहर आपको कोई ज़्यादा टॉपिक्स है जो एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। जस्ट आपने काम क्या करना है कि आपने सिर्फ कॉपी पेन उठाना है और साथ साथ इसको राइट डाउन करना है।